साथियों जोहार। मैं शशि पन्ना आज आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ और विगत पिछले लगातार 5 सालों से जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे जेपीएससी में निरंतर लगातार छात्र लोग पिछले आंदोलनरत हैं और छात्रों की मांग है कि ये जो जेपीएससी है, छठी जेपीएससी, इसको तत्काल प्रभाव से इसको रद्द करके पुनः छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी की परीक्षा ली जाए। आज मुझे आप लोग देख रहे होंगे कि मैं मास्क पहना हुआ हूँ और मास्क पहनने के पीछे मैं ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जिस तरह से अभी कोरोना महामारी है देश भर में, पूरे विश्व भर में, आज झारखंड के युवा, नौजवान और छात्रों को लग रहा है कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस जेपीएससी का है, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन पिछले 20 साल में भी नहीं मिल पाया है और ये इतना खतरनाक वायरस है कि इस वायरस ने हजारों लाखों युवाओं का भविष्य को बर्बाद करके रख दिया है। मैं आज से 5 साल पहले थोड़ा जा करके बात करता हूँ। ये छठी जेपीएससी 2015 में इसका विज्ञापन निकाला गया था। 2015 में इसका विज्ञापन निकाला गया, शुरू में इसको रद्द किया गया, उसके बाद फिर दोबारा 2016 में निकाला गया और उसके बाद से दिसंबर में इसका पीटी का परीक्षा हुआ और फरवरी 23 को इसका पीटी का रिजल्ट आया। जैसे जेपीएससी पीटी का रिजल्ट आया तब से ही छात्र लोग लगातार आंदोलनरत हैं। जब पीटी का रिजल्ट आया तो ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, जो कि एक तरह से नहीं, ये देश का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, इन्होंने बिना कट ऑफ मार्क्स जारी किए हुए पीटी का रिजल्ट निकाल दिया। किसको कितना नंबर आया, कौन किस कैटेगरी में है, ये भी छात्रों को पता नहीं चला। आंदोलन हुआ, कुछ छात्र कोर्ट में गए। उसमें से एक छात्र थे देव कुमार ने हाईकोर्ट में रिजल्ट को चुनौती दिया कि वो 232 नंबर ला करके फेल हो गए थे और उनसे कम नंबर ला करके जनरल कैटेगरी वाले 206 नंबर ला करके पास हो गए थे। उसके बाद विवाद बढ़ते चला गया। इसी तरह का और भी मामलाएं सामने आए। कुछ के अंक 260 थे लेकिन वो फेल थे। अब आप ही ये बताइए, क्या 260 नंबर कम है या 206 नंबर? और अगर 206 नंबर कम है तो कम अंक ला करके कैसे वो अभ्यर्थी पास हो गए और 260 नंबर ला करके फेल हो गए? मामला लंबा चला। उसके बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि जेपीएससी एक संशोधित रिजल्ट जारी करे। जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी किया। उसके बाद 965 अतिरिक्त रिजल्ट जारी कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये मामला एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण का था। जेपीएससी ने क्या किया, 5th जेपीएससी से ही इन्होंने एसटी, एससी, ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है प्रारंभिक परीक्षा में, उसे समाप्त कर दिया था और उसी को लेकर के गड़बड़ी होते गया लगातार और मामला आज इस हद तक पहुंच गया। हमारे छात्रों और हम लोगों का मांग यही था और जो आयोग ने गड़बड़ी किया कि जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लोग जिन्होंने उम्र और अवसर का लाभ नहीं लिया था, वो लोगों को भी आरक्षित श्रेणी में रखा गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई एसटी, एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले लोग अनारक्षित श्रेणी के बराबर या उससे अधिक अंक लाते हैं तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन झारखंड लोक सेवा आयोग ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण ये गड़बड़ियां शुरू हुई। और यही नहीं,
एक तरह से जो आरक्षण नीति है, जो 50% में हम लोग को जो रखा गया है, 26% एसटी को, 14% ओबीसी को, 10% एससी को, तो इसमें हुआ क्या कि ये रिवर्स रिजर्वेशन दे दिए। एसटी, एससी, ओबीसी जिसकी जनसंख्या इस देश में 85% है, उन लोगों को 50% में सीमित कर दिया, और बाकी जो 15% वाले हैं उनको 50% आरक्षण दे दिया। मतलब यहाँ रिजर्वेशन हो गया। और एक तरह से कहा जाए कि ये जो आयोग में बैठे हैं वो कुछ खास तबके को लाभ देने का काम किए। यही नहीं, ये मामला चलते आ रहा था पिछले 4-5 सालों से। उसके बाद होता क्या है, जो 965 रिजल्ट जो देव कुमार वाला जजमेंट के बाद आया, उसमें भी विरोधाभास हुआ। उसमें जो कट ऑफ मार्क्स था 206 नंबर जारी किया गया था जनरल के लिए, उससे अधिक जितने भी ओबीसी कैटेगरी वाले लोग, BC1 और BC2 कैटेगरी वाले लोग लाए थे अंक, उन सब कोई को पास कर दिया गया। उससे हुआ क्या कि जो विज्ञापन में जो नियमावली बना हुआ था कि प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ 15 गुना ही रिजल्ट निकालना है, वो 15 गुना का वायलेशन हो गया इसमें। और सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर गाइडलाइन है कि एक बार अगर परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसमें आप विज्ञापन में बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आयोग बार बार इसमें बदलाव करते गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो देव कुमार वाला जजमेंट के बाद जो रिजल्ट 965 प्रकाशित किया, वो सिर्फ BC1 और BC2 के लिए किया गया। लेकिन ST SC के वैसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी से के बराबर या उससे अधिक अंक लाए थे, उनको अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा गया। तो मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर होते गया। फिर आंदोलन हुआ, 2018 जनवरी में आंदोलन हुआ जोरदार। हम लोगों ने सड़क पे निकला, कचहरी रोड को हम लोगों ने जाम कर दिया। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठा। हम लोगों ने मांग किया कि ये परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उस समय 2018 में, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। जोरदार सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले ने सदन में आवाज़ उठाया। उसके बाद क्या हुआ कि जो 28 जनवरी 2018 से जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दी। और कार्मिक विभाग द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया कि जो परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है, से अधिक रिजल्ट निकाला गया है। उसके बाद हुआ क्या कि आयोग ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। और ये हम झारखंड के छात्रों को बहुत बड़ी जीत मिली थी कि जो आरक्षण विरोधी उस वक्त रघुवर दास सरकार थी, उनको हम लोगों ने घुटना टेकवा दिया था और परीक्षा को स्थगित कर दिया था। हम लोगों को उम्मीद लगा कि चलिए अब जेपीएससी में जो भी सुधार है वो सुधार होगा और आरक्षण नियमावली का पालन करते हुए परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कुछ दिन के बाद फरवरी का महीना था, नेतरहाट में कैबिनेट का मीटिंग हुआ था। नेतरहाट में कैबिनेट का मीटिंग हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर था, जैसे जनरल कैटेगरी को 40% लाना था, BC1 BC2 को 36% और ST SC को 32% मार्क्स लाना था। तो फिर हुआ क्या इसमें कि कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाए हैं उन सभी को पास कर दिया गया। अब ये मामला और ज़्यादा उलझ गया। पहले 5138 लोग को पास किया गया, उसके बाद विरोध हुआ तो फिर 965 अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया, जिससे कि 6103 हो गया। फिर अब नेतरहाट कैबिनेट के बाद 28,000 लोगों को पास कर दिया और कुल रिजल्ट हो गया 34,634। क्या आपने कहीं पर कोई भी देश का आयोग में क्या ऐसे देखा है कि एक लोक सेवा आयोग जो राज्य का सर्वोच्च परीक्षा है, जहां पर 55,000 लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से 34,634 लोग को मुख्य परीक्षा के लिए बैठाया जाता है?
कहीं नहीं देखा होगा। लेकिन झारखंड देश का एक ऐसा राज्य बन गया था जहां पर ऐसा किया गया था, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी खुला वायलेशन था। सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर जजमेंट है कि वंस द गेम बिगिंस यू कैन नॉट चेंज द रूल। मतलब एक बार परीक्षा प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद आप विज्ञापन में किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेपीएससी बार बार विज्ञापन में छेड़छाड़ करते रही और कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का काम की। हम लोग सड़क पे उतरे और इसके बाद हम लोग कोर्ट पे चले गए। कोर्ट में जाने के बाद हुआ क्या कि पंकज पांडे वर्सेस जेपीएससी एंड स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स केस हुआ। सिंगल बेंच में कोर्ट में हार गए, लेकिन उसको डबल बेंच में चुनौती दिया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का ये वायलेशन है, ये 15 गुना नियमावली का वायलेशन है जो विज्ञापन में मौजूद है। इस मुख्य परीक्षा को रद्द किया जाए। लेकिन फिर मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, उस समय तानाशाह रघुवर दास थे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या किया कि बंदूक के दम पर उन्होंने एग्ज़ाम लेके दिखा दिया। लेकिन मामला यही नहीं था। जब 2019 29 जनवरी से मुख्य परीक्षा का आयोजन होना था, इस दरमियान बहुत सारे गड़बड़ी पाई गई, बहुत सारा घोटाला हुआ। जैसे कि जेपीएससी के उस समय सचिव थे जगजीत सिंह। उस समय वो जेपीएससी के सचिव थे और उनके जो बेटे हैं वो खुद मुख्य परीक्षा दे रहे थे। बल्कि नियमता कहता है कि अगर कोई आयोग का सदस्य या उनके परिवार या रिश्तेदार अगर परीक्षा दे रहे हैं तो उसे आयोग से स्वतः हट जाना चाहिए। लेकिन वो आयोग में लंबे समय तक बने रहे। और यही नहीं, घोटाला इसके बाद ये सामने आने लगा कि जेपीएससी में जो मौजूद थे 16 सहायक, वो खुद जेपीएससी के मुख्य परीक्षा दे रहे थे और उसे स्क्रूटनी कमेटी में रखा गया। जब हम लोगों ने आंदोलन किया, ये सब बात को उजागर किया, तो जगजीत सिंह जो जेपीएससी के उस वक्त सचिव थे, उनका स्थानांतरण कर दिया गया। लेकिन जो 16 सहायक थे जो जेपीएससी में मौजूद थे और जो सारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कार्य कर रहे थे, जैसे कि क्वेश्चन पेपर को एक सेंटर से दूसरा सेंटर तक पहुंचाना, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि अपना पेपर को खुद स्क्रूटनी किए थे वो लोग। मतलब इस हद तक भ्रष्टाचार आयोग ने किया है और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से संलिप्त थे ये झारखंड लोक सेवा आयोग। और आप जान सकते हैं कि ये परीक्षा पिछले ही साल होना था 2018 में, आज से 2 साल पहले। लेकिन हुआ क्या, ये 2 बार ये परीक्षा को स्थगित किया गया। और 2 बार परीक्षा को स्थगित करने में कुल मिलाकर के 3 बार रिजल्ट निकाला गया। कहने का मतलब है पहले 6103 में परीक्षा होना था, पहले 5138 अभ्यर्थियों के बीच में मुख्य परीक्षा होना था। उसके बाद क्या हुआ कि परीक्षा स्थगित हुआ, फिर 6103 लोगों के बीच में परीक्षा होना था, फिर अब जाकर के 34,634 लोगों के बीच होना था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पहले 6103 से लेकर के 34,634 लोग, क्योंकि ये एग्जाम 2 बार मैंने जैसे कि कहा स्थगित हुआ है। जब मुख्य परीक्षा 2018 में हो रहा था, उस समय 6103 लोग के बीच में मुख्य परीक्षा हो रहा था। लेकिन जब ये अभ्यर्थी बढ़ गए 34,000, तब हुआ क्या कि वही क्वेश्चन को ट्रेजरी से निकाल करके रीप्रिंट करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि 6103 क्वेश्चन पेपर में आप 34,000 लोगों का एग्जाम तो नहीं ले सकते थे। इसलिए उसे क्या किया कि ट्रेजरी से बाहर निकाल करके उसे रीप्रिंट किया गया। और उसमें संदेह बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से आयोग का गोपनीयता भंग हो गई थी और जिस तरह से जो मुख्य परीक्षा दे रहे थे उन्हीं को स्क्रूटनी कमेटी में रखा गया था, कहीं ना कहीं हम लोग को संशय था कि जो प्रश्न पत्र है कुछ खास लोगों के बीच में लीक हुआ होगा।
और जब बंदूक के दम पर रघुवर दास ने जब परीक्षा करवा लिया, हम लोगों ने लगातार 15 दिन तक आंदोलन किया था, जेपीएससी के बाहर में आंदोलन किया, हम लोगों ने राज्यपाल तक से मिला, राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने बोला कि ये मुख्य परीक्षा को रद्द कीजिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा अनियमितता है। लेकिन फिर भी इसको बंदूक के दम पर किया गया और ये 28 जनवरी 2019 को ये ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। शायद ही देश में कभी इस तरह का आंदोलन हुआ होगा कि अगला दिन से जेपीएससी का मुख्य परीक्षा होने वाला है और लगभग 5 से 10 हजार छात्र लोग जेपीएससी दफ्तर के बाहर में आंदोलन कर रहे हैं और रात 12 बजे तक ये आंदोलन था। लेकिन फिर भी आयोग ने एक परीक्षा को कर लिया और मैसेज के तौर पे, राज्य सरकार को मैसेज के तौर पे जिस तरह से अनियमितता बरताया गया, जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से विज्ञापन के नियमावलों का धज्जियां उड़ाया गया, छात्रों ने संकल्प कि ये जो तानाशाह रघुवर सरकार है उसको हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। और संदेश में यहाँ के झारखंड के युवा, नौजवान और छात्रों ने लगभग 40% लोग ने परीक्षा का बहिष्कार किया। शायद इतना बड़ा स्तर पे, वो भी झारखंड का सर्वोच्च परीक्षा, कभी भी बहिष्कार नहीं किया गया होगा। ये झारखंड सरकार को संदेश देने का काम किया गया। उसके बाद होता क्या है, परीक्षा ले लिया गया। पंकज पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स हाईकोर्ट में केस चल ही रहा था। उस दरमियान पिछले साल लगभग अक्टूबर महीना में मुख्य परीक्षा खत्म हो गया था, लगभग पेपर भी सारा चेक हो चुका था। अब पंकज पांडे वाले जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी। जब कोर्ट ने निर्णय किया कि जो तीसरा रिजल्ट था जिसमें 28,000 अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था, उसको निरस्त करने के कोर्ट ने निर्णय लिया। और इससे क्या हुआ कि जो तीसरा रिजल्ट था, जितने भी अभ्यर्थी दिए थे वो लोग को निरस्त कर दिया गया और वो लोग को परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। ये एक तरह से यहाँ के आंदोलनकारियों और यहाँ के छात्रों की बहुत बड़ी जीत थी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितता बरता करके ये मुख्य परीक्षा लिया गया था, उसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया 28,000 रिजल्ट को। लेकिन ये हमारे मात्र पहली जीत थी, अभी लड़ाई बाकी था। अभी यहाँ पर 28,000 लोग का रिजल्ट निरस्त करने के बाद भी अभी भी 6,103 लोग के बीच में जो रिजल्ट निकाला गया वो भी विज्ञापन का 15 गुना का वायलेशन है। और पंकज पांडे वाले जजमेंट में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी भी जो रिजल्ट है वो 15 गुना से अधिक है। और क्योंकि देव कुमार वाला जजमेंट है जिसमें 965 लोग को पास किया गया था, वो चैलेंज नहीं किया गया है कोर्ट में, इसलिए हम उस पर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन वो देव कुमार वाला जजमेंट चैलेंजेबल है। और उसके बाद अभ्यर्थियों ने देव कुमार वाला जजमेंट को चैलेंज कर दिया। मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद सरकार बदली। सरकार बदलने के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग वार्ता किए। हम लोगों ने अपनी बातों को उनके सामने रखा, हम लोगों ने पूरे तथ्य के साथ बातों को रखा। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी, जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, तो वो हमारे जो मांग थी उसको जायज ठहराया था और वो बोले थे सत्ता पक्ष में आते ही इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। लेकिन पता नहीं उनके इर्द गिर्द में रहने वाले कुछ लोगों ने उनको शायद डाइवर्ट कर दिया और उसके बाद ये मुख्य परीक्षा का मेंस का रिजल्ट भी निकाल दिया गया। तो हम लोगों ने फिर विरोध, एक तरह से सांकेतिक विरोध करने लगा। ये मामला सदन में भी उठा। लेकिन फिर मामला सदन में उठने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो रिजल्ट है, अभी जो इंटरव्यू का प्रक्रिया होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए इंटरव्यू के बाद, उसके बाद हम रिजल्ट को समीक्षा करने के बाद निर्णय लेंगे। लेकिन आज मुख्य परीक्षा के बाद जो साक्षात्कार हुआ था उसका भी रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद
आज ये एक और महा घोटाला सामने आया है जेपीएससी के द्वारा। अब ये महा घोटाला ये है कि जो पेपर 1 था, जेपीएससी जो मुख्य परीक्षा ली थी, पेपर 1 में क्वालिफाइंग पेपर था, वो जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश, 50 नंबर का हिंदी 50 नंबर का इंग्लिश था। वो बस क्वालिफाइंग पेपर था। उसमें विज्ञापन में भी स्पष्ट तौर पे लिखा है कि उसमें 30 नंबर केवल लाना अनिवार्य था। लेकिन जब फाइनल मार्कशीट आया 29 तारीख को, तो उसके बाद सभी छात्र लोग उस मार्कशीट को देख करके दंग हो गए कि जो क्वालिफाइंग पेपर था उसका अंक को भी जोड़ करके जेपीएससी ने रिजल्ट निकाल दिया गया है, जो कि पूरे देश में कहीं पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी परीक्षा में नहीं होता है कि क्वालिफाइंग पेपर का अंक को जोड़ा जाता है। मैं ये यूपीएससी का उदाहरण को देना चाहता हूं कि यूपीएससी में भी पहले सीसैट को कंपलसरी पेपर रखा गया था, लेकिन जब हिंदी छात्र लोग इसके खिलाफ आंदोलन किए कि उनको बहुत ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज हो रहा है, तो सीसैट को क्वालिफाइंग नेचर का रख दिया गया। कहने का मतलब सिर्फ 33% अंक लाना है यूपीएससी का सीसैट में, उसमें क्वालिफाई करने के लिए, और वो अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। वही यूपीएससी फॉलो करता है। और जेपीएससी भी 1 से 5वीं जेपीएससी तक क्वालिफाइंग पेपर का अंक को कभी जोड़ा ही नहीं गया, बल्कि आप विज्ञापन में देखेंगे और विज्ञापन के बाद आप सिलेबस को देखिएगा तो सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया है कि इट इज ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर इन विच अ स्टूडेंट शैल सिक्योर ओनली 30 मार्क्स। और उसके बाद यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो 50 नंबर का जनरल इंग्लिश पेपर है वो हिंदी मीडियम, हिंदी रीजनल लैंग्वेज वाले पर इफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि आप 100 नंबर में से या तो हिंदी में से आप 50 में से 30 ले आइए, या इंग्लिश में से ले आइए, या दोनों मिला करके ले आइए, बस आपको 30 नंबर लाना है। और उसके बाद आप सिलेबस में पेपर 2 का देखिएगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ से जो मेंस का टोटल मार्क्स है उसका ग्रेडेशन लिस्ट यहाँ से तैयार हुआ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 1050 नंबर का परीक्षा होगा, उसमें से 100 अंक का पहला क्वालिफाइंग पेपर है पेपर 1, 150 नंबर का रीजनल पेपर है, और बाकी 4 पेपर 200 नंबर का था। कुल मिलाकर 1050 अंक का था। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पेपर में बस आयोग को देखना था कि अभ्यर्थी 30 नंबर लाए हैं या नहीं लाए हैं। अगर वो 30 नंबर लाए हैं तो वो पास हो गए हैं, और उसके बाद ही बाकी 5 पेपर जो बचा है उसको चेक किया जाएगा। वैसे ही यूपीएससी भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अब आयोग क्या कर दिए, 6 पेपर का अंक को टोटल जोड़ दिए, जिसके बाद की जो तकनीकी खेल है ये गलती नहीं है आयोग के द्वारा, बल्कि ये महा साजिश है आयोग का कि यहाँ के जो स्थानीय छात्र हैं उनको यहाँ जेपीएससी में नियुक्ति से इन लोगों को बाहर किया जाए। क्योंकि आप जानते होंगे कि झारखंड में अधिकतर जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम से आते हैं, और जो बाहरी छात्र लोग हैं उन लोगों को यहाँ घुसाने का काम किया गया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे बाकी लोग हिंदी मीडियम के हैं। मुझे इंग्लिश भी आता है और मुझे हिंदी भी आता है, क्योंकि हिंदी डेली बोलचाल वाली भाषा है। मुझे हिंदी भी आता है। मैं इंग्लिश में भी अगर 50 में से 30 अंक ले आया और हिंदी में से भी कुछ नहीं जानता हूं, तो फिर भी अगर हम 20 से 25 नंबर ले आए तो मेरा अंक कितना हो गया, लगभग 55 से 60 नंबर आ जाएगा अगर हम दोनों में बराबर अंक लाए। और वही एक तरफ हिंदी स्टूडेंट का अगर अंक देखिएगा, हिंदी स्टूडेंट जिसको इंग्लिश आता नहीं है, क्योंकि हिंदी वो पढ़े हैं इसलिए वो जान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश झारखंड में आम बोलचाल वाली भाषा नहीं है, इसलिए उसको इंग्लिश नहीं आता है। तो उसमें क्या हुआ, जो 50 नंबर का जो हिंदी वाला है उसमें से वो 30 नंबर तो ले आ रहे हैं, वो क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन क्योंकि इंग्लिश उसको नहीं आता है, वो 50 में से या तो उसमें से 5 या 10 ही नंबर लाएंगे, तो समझिए उसका टोटल मार्क्स 40 ही होगा हिंदी मीडियम का, और मेरा इंग्लिश मीडियम का लगभग 60 हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं हमको अगर ये टोटल पेपर 1 का मार्क्स को टोटलिंग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर गाइडलाइन है कि जब कोई भी अभ्यर्थी जब परीक्षा में बैठते हैं तो दोनों को इक्वल एडवांटेज मिलना चाहिए। कहने का मतलब है फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, बराबरी का एडवांटेज मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अभ्यर्थी को एक अधिक एडवांटेज मिल रहा है, दूसरा को कम मिल रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसी का वायलेशन है ये। यही नहीं, इसके बाद जब गलती पकड़ा गया, जब 29 अप्रैल को जब आयोग ने मार्कशीट जारी किया तो हम लोगों ने देखा कि BC1 कैटेगरी के 593 अंक ला करके पास हो गए थे, बल्कि BC1 का कट ऑफ मार्क्स था 594। हम लोगों ने जोरदार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने विरोध किया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विरोध किया। 1 मई को ये अखबार में छपा कि कम पास वाले अभ्यर्थी फेल हो गए और फेल वाला अभ्यर्थी पास हो गए। तो आयोग ने कहा कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, शुरू में उन्होंने कहा। और इतना आप सोच सकते हैं कि देश में इससे नीच हरकत करने वाला आयोग आज तक कोई भी नहीं होगा। इन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति की सीट बचाने के लिए इन्होंने कट ऑफ मार्क्स में संशोधन कर दिया। कहने का मतलब है जो कट ऑफ मार्क्स BC1 का था 594, उसको 593 कर दिया गया। मतलब ये खेल खेला गया है यहाँ पर। देश का कोई भी आयोग इस तरह का घिनौना खेल नहीं करता है जो झारखंड लोक सेवा आयोग करता है। यही नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 609 नंबर ला करके भी, जो कि जनरल का कट ऑफ नंबर 600 ही था और वो 609 नंबर ला करके भी वो फेल उनको किया गया है। और भी बहुत सारा इसमें त्रुटियां हैं, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर हर पेपर में लाना था। जनरल के लिए 40% था, BC1 BC2 के लिए 36% था और ST SC के लिए 32% था। लेकिन एक अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर से कम नंबर लाए थे, उनको भी इंटरव्यू में कॉल किया गया। मतलब ये तो खुलेआम यहाँ पर पूरी तरह से गड़बड़ियां हो रही है और आयोग इसे छिपाने का काम कर रही है। लेकिन आज ये पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ गया है। हो सकता है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर जो 40% उससे कम अंक लाए थे, उनके बदले कोई और वो फेल कैंडिडेट थे, उनको आप इंटरव्यू में बुला लिए। अगर वो फेल होते, उनको आप इंटरव्यू में नहीं बुलाते तो कम से कम उनके जगह में जो उसके नीचे जो कैंडिडेट है वो तो इंटरव्यू में जाते। लेकिन इस तरह का गड़बड़ी, इस तरह का घोटाला यहाँ पर किया गया है। यही नहीं, बहुत सारे लोग, जैसे एक अभ्यर्थी का 614 नंबर आया था, वो ST कैटेगरी की थी और उसे प्रशासनिक सेवा नहीं देकर के उसे वित्त सेवा दिया गया, बल्कि ST का कट ऑफ मार्क्स बहुत कम था। उसके बावजूद उन 614 नंबर जो अनरिजर्व से भी अधिक नंबर लाई है, उस उक्त तिथि में भी उनको क्या किया गया है कि प्रशासनिक सेवा ना अदा करके उनके वित्त सेवा में दिया गया है। इस तरह का तमाम बहुत सारा गड़बड़ी हुआ है। जो अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के आए हैं, उनको क्या किया गया है कि प्रशासनिक सेवा देने के बदले उसको कोऑपरेटिव सर्विस दे दिया गया है, सोशल सर्विस दे दिया गया है, किसी को वित्त सेवा दे दिया गया है। इस तरह का तमाम बहुत सारा गड़बड़ियां हैं जो कि हम लोगों ने उजागर किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान तक भी ये बात पहुंच चुका है। हमारे विधायक माननीय बंधु तिर्की ने भी उन्होंने वर्षों को जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला और मामला को संज्ञान में दिया। दशरथ गगराई, उन्होंने भी, माननीय विधायक दशरथ गगराई ने भी मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिख करके उन्होंने कहा कि इसकी अधियाचना वापस लेना चाहिए। और पूरे लगभग 326 को छोड़ करके पूरे लगभग छात्र लोग का मांग है कि ये जो छठी JPSC है, छठी JPSC की अधियाचना वापस करके इसको छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं को पुनः लिया जाए, प्रीमियम सर्विस लागू करके। हमारी यही मांग है। और गड़बड़ी देखिएगा तो बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों को बता रहा था कि
जो 594 से 593 जो कट ऑफ नंबर कम किया गया BC1 का, उसमें भी गड़बड़ी है। जो 593 नंबर लाए हैं वो BC1 का सबसे मिनिमम, सबसे नीचे का कट ऑफ नंबर है, बल्कि उसको क्या मिला, उसको फाइनेंस सेवा मिला है। बल्कि उससे अधिक नंबर लाए हैं 594, 595, उसको उससे नीचे का सेवा मिला है। तो इस तरह का बहुत सारा गड़बड़ियां हैं आयोग के द्वारा, और एक तरह से कहेंगे ये आयोग को पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब युवा छात्र लोग विरोध कर रहे हैं तब सिर्फ गलती सुधार रहे हैं। 21 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम आया था और 1 तारीख को कट ऑफ में संशोधन किया जाता है जब हम लोग विरोध करते हैं। तो क्या 10 दिन से आयोग कोमा में बैठी हुई थी? क्या JPSC आयोग जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, क्या उसके परीक्षा नियंत्रक को ये नहीं पता है कि क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है? अगर उनको नहीं पता है क्वालिफाइंग पेपर क्या होता है, तो उनको आयोग से हट करके घर में बैठ करके अपना झाड़ू पोछा करने का काम करे। इस तरह से शब्दों का खेल करके ये झारखंड लोक सेवा आयोग हजारों युवाओं छात्राओं का, यहाँ झारखंड वासियों का भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम लोग का यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि छठी JPSC में जो भी गड़बड़ी हुई है, आपके सामने सारा मामला को संज्ञान में लिया गया है। अब क्योंकि आपने सदन के माध्यम से भी ये बात कहा था कि मुख्य परीक्षा का परिणाम आने दीजिए, साक्षात्कार का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद रिजल्ट का समीक्षा करने के बाद हम निर्णय लेंगे। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई हैं आप हेमंत भैया, आप ये छठी JPSC की अधियाचना वापस ले लीजिए। यही हम लोग की रिक्वेस्ट है, यही हम लोगों की मांग है। जिस तरह से आप लॉकडाउन के वक्त भी, जिस तरह से आप पूरे झारखंड वासियों के लिए काम कर रहे हैं, बाहर से मजदूरों को वापस लाने का काम कर रहे हैं, चाहे छात्र बाहर फंसे हुए वो लोग को वापस ला रहे हैं, आज पूरे देश में आपको इज्जत दिया जा रहा है, आज पूरे देश में आपको सम्मान दिया जा रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप छठी JPSC की अधियाचना वापस ले लीजिए। 15 साल तक आपको सत्ता से कोई भी नहीं हिला सकता है, ये हम युवा नौजवान का वादा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिए, मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। मनोज शाह जी ने लिखा है कि JPSC को बर्खास्त करने का समय अब आ गया है, इस पर अब विलंब नहीं करना चाहिए। जी मनोज शाह जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बिल्कुल सही बात कहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग को भंग कर देना चाहिए। और मैंने लाइव शुरू होने से पहले ही मैंने कहा कि अभी जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस है JPSC का वायरस। क्योंकि हम तो कोरोना वायरस से हम लोग लड़ लेंगे, पूरे देशवासी, पूरे दुनिया हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन JPSC एक ऐसा वायरस है जिसका पिछले 20 साल में भी वैक्सीन नहीं मिल पाया है। और ना जाने इन्होंने कितने हजारों लाखों लोग का, युवक लोग का इन्होंने भविष्य को बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए हम भी सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि जो छठी JPSC है इसको रद्द किया जाए, और जितने भी आयोग में सदस्य लोग हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो, चाहे कोई भी सदस्य हो, सबको पहले आयोग से हटाया जाए। उसके बाद पुनः छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं का परीक्षा लिया जाए, प्रीमियम सर्विस लागू करके। बंधु तिर्की जी ने कहा कि कमेटी बनेगा, इस पर क्या कहना है? जी प्रीतम हेम्ब्रम जी का ये सवाल है। देखिए, बंधु जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी। आपको पता होगा जिस दिन बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस दिन हम लोग ही गए थे, बंधु तिर्की जी के आवास में थे, और हम लोग ने उनको पत्र लिखने को कहा था। उसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र दिया। उस पत्र में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि छठी JPSC की अधियाचना वापस लेकर के छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं को पुनः लिया जाए। अगर आप लोगों के पास वो पत्र होगा, 2 पेज का पत्र था,
तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद हाँ, अगला दिन अखबार में आया कि बंधु तिर्की ने कहा है कि इस पर कमेटी बनाया जाए। देखिए, कमेटी बनाने का यहाँ पर मकसद ये है कि अभी यहाँ पर जो गड़बड़ियाँ जो मुख्य साक्षात्कार के बाद जो उजागर हुआ है, बंधु तिर्की जी का कहना है, मेरा उनसे बात भी हुआ, उनका कहना है कि ये परीक्षा किसी भी हालत में इसको रद्द होना है। और उन्होंने कमेटी बनाने का इसलिए बात कहा क्योंकि वो चाहते हैं कि एक कमेटी बने, वो कमेटी सरकार को अनुशंसा करे कि इसमें बहुत सारा बिंदु और इसमें त्रुटियां हैं, इसमें भ्रष्टाचार है, अनियमता है, फिर वो कमेटी रिपोर्ट सौंप करके उसको रद्द कर दे, मुख्यमंत्री इसका निर्णय ले रद्द करके। क्योंकि इसमें अगर हम लीगल वे में जाएंगे तो हो सकता है बाद में हमें कोर्ट भी हमें इस पर कुछ किस तरह का बाधा हम लोग को नहीं डालेंगे। इसलिए ने बंधु तिर्की ने कहा है कि इसका कमेटी बनाया जाए और इसको कमेटी बना करके बाद में इसका अधियाचना वापस लिया जाए। जी, अगला प्रश्न पूछिए। मनोज शाह जी का प्रश्न है, अब जेपीएससी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इसने देश को गुमराह ही नहीं भविष्य को भी लगातार खिलवाड़ किया है। जेपीएससी को हर हाल में बर्खास्त करना चाहिए। जी मनोज शाह जी, मैं आपकी बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से ये कानून और जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके ये जो परीक्षा लिए हैं ये झारखंड लोक सेवा आयोग, उसके लिए तो इनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। और हम लोगों ने भी ये प्रश्न सीधे उठाया था जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि हम लोग संविधान के प्रावधानों को लागू करने का मांग कर रहे हैं और एक तरफ झारखंड लोक सेवा आयोग है जो संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या छात्र जो जायज मांग कर रहे हैं और जो झारखंड लोक सेवा आयोग है जो संविधान विरोधी है, तो क्या संविधान विरोधी आयोग के ऊपर क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए, लेकिन इस पर पहले छठी जेपीएससी को इसको अधियाचना वापस करके आयोग को भंग करना चाहिए। सभी सदस्य, सभी यहाँ के सचिव, इसके चेयरमैन सभी को हटा करके एक शुरू से नए सिरे से यहाँ पर कमेटी का गठन किया जाए और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अगर ये भी संभव नहीं है तो मैं ये आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जेपीएससी को भंग करके आप यूपीएससी को दे दीजिए परीक्षा कंडक्ट करने के लिए। आपको लगता है कुणाल जी इसमें राजनीति कर रहे हैं? प्रीतम हेम्ब्रम जी का सवाल है, आपको नहीं लगता है कुणाल जी इसमें राजनीति कर रहे हैं? देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक छात्र हित का बात आ रहा है, ठीक है, चाहे सत्ता पक्ष हो, हित का जहां तक बात आता है, उन सबको एक होकर के, जहां तक छात्र हित का बात है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको एक होकर एक आवाज में लड़ना होगा। क्योंकि हम सब युवा नौजवान छात्र ही इस राज्य का भविष्य है और इस देश का भविष्य है। युवा आगे बढ़ेगा तभी हमारे राज्य भी आगे बढ़ेंगे और हमारे देश भी आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मनोज शाह जी का प्रश्न है, कमेटी तो 5वीं में भी गठन हुआ था पर हुआ तो कुछ नहीं, छठी में कैसे उम्मीद करें? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न भी बिल्कुल सही है और हम लोग जिस तरह से छात्र लोग भी चाह रहे हैं कि जो कमेटी की बात है, हम लोग को भी शुरू में जब हम लोगों ने ये बयान सुना अखबार के माध्यम से या न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग को भी लगा कि ये कमेटी बना करके बार बार एक ही मुद्दा पर कमेटी बना करके हम लोगों को, छात्रों लोग को गुमराह किया जा रहा है।
ये बात आपने भी बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले भी छठी जेपीएससी में बावरी कमेटी को लेकर के बावरी कमेटी का गठन किया गया था, और बावरी कमेटी ने भी जो अनुशंसा किया था उसको हालांकि सरकार ने नहीं माना था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है इस बात पर कि ये सब कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो कमेटी बना करके इसको रद्द करते हैं या बिना कमेटी बनाए हुए रद्द करते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय है कि इसको, क्योंकि ये पूरे पब्लिक डोमेन में आ चुका है और मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, नहीं तो आने वाला समय में बहुत ही नुकसान होने वाला है झारखंड राज्य को। तो मैं चाहता हूं कि इसमें कमेटी बना करके व्यर्थ में समय नहीं गुजारा जाए, इसको सीधे तौर पे इसको अधियाचना वापस लेकर के फ्रेश वैकेंसी लॉकडाउन के बाद एकदम तुरंत निकाला जाए, लगभग 700-800 सीट में, उसमें छठी का भी 326 सीट को जोड़ा जाए और प्रीमियम सर्विस लागू करते हुए यहाँ पर नियुक्ति किया जाए। क्योंकि कमेटी अगर बनेगा तो जाहिर सा बात है 2 महीना 3 महीना या 4 महीना ऐसे ही हम लोग का समय चल जाएगा। तो मेरी भी अंदर से चाह है कि जो कमेटी की बात रखा गया है वो अगर बिना कमेटी का भी अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर मामलों को संज्ञान में ले गए हैं और मामलों को इतना गंभीरता से समझ रहे हैं तो वे इसे बिना कमेटी बनाए भी रद्द कर दे, अन्यथा ये हम लोग के लिए समय, एक तरह से समय की बर्बादी ही होगी। अगला प्रश्न पूछिए आप लोग जेपीएससी के बारे में, जेपीएससी से संबंधित अभी जो भी साक्षात्कार में जो गड़बड़ियां हुई है या जो अभी फाइनल जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है उसमें जो गड़बड़ियां हुई है, इससे संबंधित आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से कम समय में जितना हो सका छठी जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में बताया, जो अनियमितता हुआ है, जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में बताया, और जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है, हम लोग छात्रों के द्वारा भी लगातार माननीय विधायकों से वार्ता हो रही है, हम लोग मुख्यमंत्री से भी हो सकता है आजकल में मिलने वाले हैं, तो हो सकता है इसका निष्पादन बहुत जल्दी हो जाए, हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस हद तक भ्रष्टाचार हुई है, इस हद तक गड़बड़ियां हुई हैं और ये परीक्षा रद्द नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये हम झारखंड वासियों के लिए निराशाजनक होगा, हम लोग के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है आने वाले भविष्य में। जी अगला प्रश्न पूछिए। जी अगला प्रश्न किसी का है तो बोलिए। वैसे भी बहुत लंबा टाइम मैंने आप लोगों का ले लिया। किन्हीं का अगर कोई प्रश्न होगा या जेपीएससी संबंधित कोई आप लोग बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। सृजन किशोर जी का सवाल है। जोहार सृजन जी। शशि, इस वक्त कौन कौन से नेता हैं जो इसको स्थगित करने की मांग उठा रहे हैं? जी सृजन जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी लगभग सभी जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम लोगों का, क्योंकि अभी लॉकडाउन होने के वजह से हम लोग डायरेक्ट उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का फोन में वार्ता जरूर हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। यहाँ पर लगभग सभी विधायकों ने मामला को गंभीरता से समझा है और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कईयों ने माननीय मुख्यमंत्री से बात भी किया, कईयों ने इस मामला में मुख्यमंत्री को पत्र भी दिया है। तो हम छात्रों को उम्मीद है कि लगभग यहाँ पर कुछ विधायक को छोड़ करके, 8-10 लोग को छोड़ करके, यहाँ पर लगभग सभी विधायक ने इस छठी जेपीएससी को रद्द करने की बात कह रहे हैं। इसमें बंधु तिर्की ने सर्वप्रथम इसकी आवाज़ उठाई, दशरथ गगराई ने उठाई, हम लोगों की कल बात हुई थी खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी से भी, लॉबिन हेम्ब्रोम से भी बात हुआ था, कुछ छात्रों का चमरा लिंडा जी से भी बात हुआ। तमाम जितने भी विधायकों से हम लोगों की बात हो रही है,
सभी लोग ने एक ही मांग किया है कि इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गड़बड़ी कोई भी आयोग में नहीं मिल सकता है। अगर इसके बाद भी नियुक्ति होती है तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। इस पे मनोज शाह जी का अगला सवाल है, मेंस की परीक्षा अगर ऑब्जेक्टिव किया जाए तो कैसा रहेगा, इस पर कुछ बोलिए। देखिए, जहाँ तक बात है मेंस परीक्षा की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स इसको जहाँ तक अभी तक हम लोग को लग रहा है ऑब्जेक्टिव्स इसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेंस परीक्षा लेने का मोटिव ही यही है कि इसको डिस्क्रिप्टिव लिया जाए और जो एप्लीकेंट का जो व्यू आ जाए। जो ऑब्जेक्टिव, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव परीक्षा लेने की बात है, वो हम लोगों को पीटी में ले लिया जाता है, उससे पीटी में लिया जाता है, लेकिन हम लोग को मेंस में अभी तक ऑब्जेक्टिव्स का यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ अभी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स लिया जाएगा तो फिर मेंस एग्जाम लेने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। जी, और कोई प्रश्न है किसी की? सृजन जी का सवाल है, शशि एक लेटर राजभवन भी पहुंचाना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। हम लोग लेटर की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है आज कल में, आज तो नहीं, कल परसों तक में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। और जी, आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग लेटर तो तैयार कर रहे हैं और हो सकता है कि एक दो दिन में हम लोग राज्यपाल को भी ये लेटर दे देंगे। और जहाँ तक बात है, राज्यपाल महोदया से भी हम लोगों ने बीच में मुलाकात की थी, छठी जेपीएससी संबंधित। हम लोग फरवरी महीना में हम लोगों ने मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन पता नहीं सरकार कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान ली है कि अब जो मुख्य परीक्षा हुई है, इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद पहले समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोग फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री या राज्यपाल के माध्यम से, कि हम लोग इसको परीक्षा को जल्द से जल्द हम लोग इसका अधियाचना वापस करवा दें, ताकि छात्रों का समय भी व्यर्थ में ना जाए और अगली परीक्षा के लिए तैयार कर लें। और ये देखिएगा आप लोग, एक ही परीक्षा लेने में लगभग आयोग को 5 साल लग गया, बल्कि आज झारखंड का लगभग 19 साल गुजर चुका है। 19 साल में जहां पर 19 जेपीएससी होना था, वहां पर आज मात्र 5 हुआ है, और ये छठी है। और सभी में कोई ना कोई एलिगेशंस है, किसी में सीबीआई जांच है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो कोई हाई कोर्ट में केस है, बहुत सारी अनियमितता है। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि ये मामला को संज्ञान में लिया जाएगा। हाँ, लेकिन हम लोगों ने राज्यपाल तक कई बार हम लोगों ने लेटर पहुंचाया है, लेकिन हम लोगों को वहाँ राजभवन से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। इसलिए हम लोग बार बार क्या है कि हम लोग सीधे माननीय मुख्यमंत्री को अप्रोच करते हैं और मामला को संज्ञान में ले देते हैं। मनोज शाह जी का है, यूपी में तो है यह सिस्टम। देखिए, दूसरे राज्य में हो सकता है ये सिस्टम, ठीक है, मेंस में ऑब्जेक्टिव्स का, लेकिन फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ही कर लेंगे तो मेंस लेने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा। पीटी और मेंस में तब कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स ही करना रहता तो हम लोग सारा परीक्षा हम लोग पीटी में ही कर लेते, हम लोग को मेंस लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता। देखिए, मेंस लेने का मतलब ही यही है कि एक हम लोग जो एप्लीकेंट है उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू जाना जाए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वे में, कि वो एप्लीकेंट है वो उनका इस टॉपिक पे क्या राय है, कितना नॉलेज रखते हैं इस टॉपिक में। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ हम लोग नहीं जान पाएंगे कि एप्लीकेंट का जो एक लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा है, वो ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे सरकार डिस्क्रिप्टिव ही ले रही है। हालांकि इस बार मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न थे, लेकिन पूरी तरह से इसको ऑब्जेक्टिव करना वो संभव नहीं है फिलहाल।
और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना ये लाइव को मैं ख़त्म करता हूँ। लगभग 50 मिनट हो गया है लाइव का, बहुत समय मैंने आप लोगों का लिया। अगले बार ज़रूर जुड़ूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो जवाब दिया उससे आप लोग संतुष्ट रहेंगे। और किसी भी तरह का यदि आप लोगों को परेशानी या इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इस पेज के माध्यम से। धन्यवाद।